सपनों को साकार करने के लिए ज़रूरी होता है मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा। और आज के हमारे अतिथि इस ही बात का जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अलबेलो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अनीशा सिंह और मेरे साथ हैं मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगळारो घणे मानसू घणे प्रेम सु घणे कोड सु और घणे चाव सु स्वागत करा हाँ। जो कार्यक्रम है दूरदर्शन डीडी राजस्थान रो अलबेलो राजस्थान, जिनमें राजस्थान री मिट्टी सु उपजिया, राजस्थान री मिट्टी सु जुड़िया अनमोल रतन मोतियां सु मूंगा मेहमान अठे आवे और वाणी जिंदगी सु आप रूबरू हुआ और जाना वाणे बारे में। और अलबेलो राजस्थान में राजस्थान री माटी रा सगड़ा रंग अठे आपने दिखे। क्यों अनिशा? बिल्कुल। और आज के जो हमारे अतिथि हैं उनका जीवन वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। एक साधारण गांव के परिवार से निकलकर एक आईपीएस ऑफिसर बनने तक का उनका जो सफ़र है वो हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तो कौन है हमारे आज के अतिथि विक्रम जी? बिल्कुल अनीशा जी, आपने जो बताया कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक आईपीएस ऑफिसर, और ना सिर्फ आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने सारी भूमिकाएं निभाई है। देश में विभिन्न जो प्रमुख एजेंसियां रही है उनमें महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उसके बाद राजस्थान में जयपुर में वो पहले पुलिस कमिश्नर रहे। इसके साथ ही उन्होंने जो अपना विनम्र स्वभाव है, बहुत हंसमुख सा चेहरा है उनका, लेकिन एक सख्त अनुशासन प्रिय वो एक पुलिस अधिकारी रहे हैं। तो बहुत आप गर्मजोशी से स्वागत करते हैं हमारे अतिथि बीएल सोनी जी, भगवान लाल सोनी जी का, जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसा लग रहा है सर आज आपको दूरदर्शन के स्टूडियो में आकर? आज बहुत अच्छा लग रहा है, और विशेष रूप से अलबेलो राजस्थान जी, जो वाकई इतना अलबेला है कि हमें उस पर गर्व है कि हम इस माटी से, इस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर। और आप जो राजस्थान की बात चल गई अलबेलो राजस्थान, तो आप मारवाड़ एक छोटे से गांव खारे खंगार से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई। तो मैं चाहूँ थोड़ी बात राजस्थानी में भी हो जाए ताकि जो दर्शक देख रहे हैं राजस्थान रहा वे आपसे बहुत सारी बातें सीखने चालें। तो एक बार खारे खंगार लौट जावा, बचपन रो टाइम थोड़ा सा याद कर ला जब आपकी शुरुआत हुई थी, पढ़ाई हुई थी स्कूल में। हाँ बिल्कुल सा। खारिया खंगार जोधपुर जिला से बहुत दूर गांव है, 90 किलोमीटर दूर है। और मैं एक स्वर्णकार परिवार हूँ, बिलोंग करूँ। हमारे पिताजी और हमारा बड़ा भाई साहब और सब स्वर्णकारी धंधो बिजनेस करता। हाँ। तो मैं गांव में स्कूल ही पहली 5वीं तक स्कूल ही। हाँ। तो मैं जाओ था। और आजकल बच्चा बहुत टाई वाई लगान जाया करे, पर माँ तो ज़्यादातर टाइम कई बार बिना जूता भी जाओ था। और 15 अगस्त 26 जनवरी ने जरूर शूज पहन जाओ था। हाँ। और इतो बढ़िया वातावरण हो, आपस में इतो भाईचारो हो, इतो प्रेम हो। और वो जो एरिया है हमारा, वो राम स्नेही एरिया है, जहाँ पर मीराबाई का और उनका बहुत प्रभाव रहा है जी। तो आपस में इतना अच्छा और एक ऐसा सुंदर स्पिरिचुअल सा माहौल रहता था कि बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल अनिशा जी, जो आप स्कूल की बात करता था, आपके दिमाग में भी वो आयो वाला कि ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड हो गया, पर आप टाइम तो वो डस्टर होता था जो चौक झाड़ता वाली। बिल्कुल कालो बोर्ड होता। हाँ। और चौक में लिखता और डस्टर में साफ करता। और 5वीं तक स्कूल ही, पर टीचर 2 ही। हाँ। अच्छा। तो अच्छा। नाम कोई न ध्यान को नहीं हो, गुरुजी बोलता। अच्छा, गुरुजी प्रणाम बस। हाँ। और ये अच्छा बच्चा नाम तो ध्यान आवा गुरुजी ने तो बिल्कुल। उन बाद में 8वीं तक स्कूल हुई, और पहलो बैच 6ठी रो, 7वीं रो, 8वीं रो मालोगा रोज निकलियो। बिल्कुल। 9वीं से 12वीं तक की जो आपकी शिक्षा है वो आपने महेश स्कूल से करी। वहाँ पर क्या आपको कोई ऐसा पल याद आता है जब आपके भविष्य की दिशा तय हुई हो, जब आपने सोचा हो कि मुझे पुलिस में जाना है और आगे जाकर पुलिस में भी इतने शीर्ष तक पहुँचना है, एक अधिकारी बनना है? नहीं, एक्चुअली मैं जब गांव से 8वीं पास करके, और उस समय एक योजना होती थी ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना, ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति योजना। तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को एक परीक्षा देनी होती थी, और जो जिले में प्रथम और द्वितीय आते थे उनको छात्रवृत्ति मिलती थी 1000 रुपये 1 साल की। और एक कुछ अच्छे स्कूल्स थे जिनमें एडमिशन मिलता था बिना फीस के जी। तो मैं उस समय जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से प्रथम आया था। अच्छा। तो महेश स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ जी। तो जब मैं स्कूल में था, जैसे आपने पूछा, तो मुझे बिल्कुल कोई ख्याल नहीं था कि यूपीएससी क्या है, आईपीएस क्या है। बस ये था कि पढ़ाई करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट लिया, और ये था कि इंजीनियरिंग में जाएंगे, और वहाँ से पढ़ाई करी। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ। तो अच्छा। मैं थोड़ा हताश हो गया,
और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। और हमारा स्वर्णकार का घर का काम था, तो मैं पढ़ाई छोड़ के और 1 साल तक गांव में सोना चांदी का काम करने लग गया। एक दिन मेरे पिताजी ने पूछा कि थोड़ा उदास सा क्यों है, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उनको लगा कि मुझे पढ़ना था। तो वो मेरे एक जीवन का एक परिवर्तन का समय था, एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में। टर्निंग पॉइंट था जब मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, और उस समय एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर का वो काफ़ी प्रसिद्ध था, तो वहाँ मेरा एडमिशन कराया और वहाँ फिर मैं गया और वहाँ से मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की, और इस तरह से एक टर्निंग पॉइंट आया। बिल्कुल। और स्कूल की बात सर और कर से पहले, और अनिशा जी आपको एक और चीज़ याद दिला दूँ सर, आज मारवाड़ी धरती से आप हो, तो आज खास दिन है जहाँ 3 जो लोक देवता है। बिल्कुल सर। एक तो तेजाजी महाराज आज जयंती है, बाबा रामदेव जी रो, और 363 जी का वीरांगना शहीद होया खेजड़ली रो। हाँ सर, तो उन जुड़ी कोई याद है आपने जिन टाइम आप गाँव में होता जब तेजाजी रो मेड़ो बरिस तो बाबा रामदेव तेजाजी रो मेड़ो, बाबा रामदेव जी रो और खेजड़ली रो, तीना रे बारे में भी खूब उठे, मतलब खूब चर्चा होती। हाँ। और खूब मेला मनावता। तेजाजी महाराज रो खूब प्रसाद बनतो। हाँ, बाबा बाबेरी प्रसाद जय बाबेरी करता और खूब जय बाबेरी करता और बाबा रामदेव जी रे रामदेव रा भी पूरो जुलूस जाओ तो उठूं। हाँ, तो जमने ऐसा जिमा होता सबने और खुद भी छीन लेता, वह भी एक अलग बात है। तो आप पाछी स्कूल की बात में था सब महेश स्कूल में आप हाँ जब बी टाइम दोपहर में कोई रिसेस कहता आप जिन टाइम अल्पाहार लेने वास्ते, तो कोई कैंटीन री कोई याद आ कहते बाहर कोई चाट वाट वाला खड़ा रहता, और एडी कुछ याद है आपने? मैं हॉस्टल में रहता था एक्चुअली। अच्छा। तो वहाँ से हम हॉस्टल से भोजन करके आते, और कभी इस तरह से चाट वाले में ज़्यादा नहीं था। बट एक मुझे छोटी सी घटना याद आती है कि 10th में मेरे इंग्लिश में 82 मार्क्स आए थे 100 में से, और उस समय इंग्लिश में 80 से ऊपर मार्क्स कम आते थे। हाँ, बिल्कुल। तो प्रेयर में, स्कूल में प्रेयर होती थी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबकी कॉमन प्रेयर होती थी। तो सडनली मेरा नाम अनाउंस किया गया। मैं हिंदी मीडियम से था, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी ज़्यादा मार्क्स मिले थे। अच्छा। तो मुझे ऊपर बुलाया गया प्रेयर में, जहाँ से हमारे प्रिंसिपल साहब, मुझे अभी भी नाम याद है उनका, मोहनलाल जी व्यास साहब प्रिंसिपल होते थे, और तो बुला करके और बताया गया कि बोर्ड में 10th में हाईएस्ट मार्क्स एक हिंदी मीडियम के बच्चे के आए हैं। अरे वाह। और मुझे वहाँ एक जॉटर पेन दिया गया। तो मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा, और मैं उस पल को उस समय बिल्कुल समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कुछ विचित्र सा हो रहा है। वो बहुत एक अच्छी फीलिंग रही। पेन भी वो निब वाला पेन, हाँ, बहुत बड़ी बात है। वठू आप एक तरह कैसे कहा कि एक जीवन रो एक सपनो आप रो होयो कि नहीं निब रो पेन दियो है, इन पेन री लाज रखनी मन। बिल्कुल सर। और ये लाज आपने रखी जब आप एग्रीकल्चर में बीएससी कर रहे थे, तो आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे कॉलेज के। वहाँ से सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने पुलिस की तरफ जाने का या यूपीएससी की तरफ जाने का कब ठाना, कब आपके मन में ये विचार आया? मैं जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था। वो एक पूरे भारत का एक अच्छा विख्यात कॉलेज है। 1946 में जब पूरे देश में कम एग्रीकल्चर कॉलेज थे, तब यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज खुला था जोबनेर में, और वहाँ बहुत अच्छा अध्ययन और बहुत अच्छा रिसर्च वर्क होता है। तो मैंने वहाँ से बीएससी एजी की जी। तो तब तक मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी दौरान मैं दिल्ली गया, और वहाँ पर एक हमारी शीर्ष संस्था है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI पूसा इंस्टीट्यूट। वहाँ मैं गया, तो वहाँ उस दिन जब मैं गया तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन एक लेक्चर दे रहे थे। तो मुझे भी पीछे वहाँ बैठ करके और देखने का अवसर मिला। तो मुझे लगा ये कोई सपनों की दुनिया है। वो इतना बहुत वाइडली एक्लेम्ड प्रोफेसर थे, और उनको सुनना, और वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो सब क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उनको देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। और तब मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैंने उसके बाद 4 महीने का समय था वहाँ एडमिशन के लिए। वहाँ एडमिशन में पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, वहाँ टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। तो मैंने उसकी खूब तैयारी की, और ईश्वर की कृपा से मुझे वहाँ एडमिशन मिला। तो जब मुझे वहाँ एडमिशन मिला, तो वो मेरा एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट था, जब मैं दिल्ली में, और इतने एक बहुत ही विश्वविख्यात संस्था में आपका एडमिशन हुआ हो। प्लस वहाँ ये था कि हर स्टूडेंट को 1000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी, फ्री हॉस्टल मिलता था,
और एक बहुत ही अच्छा वातावरण था वहाँ पर। जी। तो वहाँ मैं गया तो वहाँ कुछ लोग तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, तो मैं उनके संपर्क में आया और मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी प्रयास करूं, और मैंने भी प्रयास किया। और ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मेहरबान तो गधा पहलवान, तो मेरा भी प्रयास सफल हुआ और मैं सेवा में आ पाया। आप प्रयास सफल हुआ हो, पर आप सबों बड़ी बात है कि आप कोई कोचिंग नहीं करी, आप किन्होंने आज सुनने में आई है कि आप खुद ही सेल्फ स्टडी करी है। तो इन लारे कहीं तैयारी करी साहब कि इतनी जल्दी आप इतनी बड़ी परीक्षा क्रैक कर ली? यूँ ऐसा कि मतलब पहले ये था कि ट्यूशन करना एक टैबू समझा जाता था। कम लोग ट्यूशन, बहुत थोड़े लोग करते थे, तो मैंने पहले भी कभी ट्यूशन नहीं किया। और वहाँ बाकी लोग तैयारी कर रहे थे तो मैं कुछ संकोचवश कर रहा था तैयारी कि पता नहीं अपना होगा कि नहीं होगा, पहले कभी सुना नहीं इस तरह से करके। तो और कोचिंग की वहाँ पहली बात तो समय भी नहीं मिलता था। एमएससी में बहुत वहाँ पढ़ना पड़ता था, रिसर्च भी करनी पड़ती थी, और प्रोफेसर्स होते थे वो आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ते थे। तो एक तो ये भी कारण था कि कोचिंग नहीं करी। दूसरा, कुछ हमारे सीनियर्स तैयारी कर रहे थे तो उनसे हम कुछ नोट्स एक्सचेंज कर लेते थे और तैयारी की, और लोग उसको बहुत ही असंभव सा बताते थे, बट लगा कि इतना असंभव नहीं था, और ईश्वर की कृपा से जल्दी ही सिलेक्शन हो गया और ज्वाइन कर लिया। जी। तो जब आप पुलिस में गए तो वहाँ ट्रेनिंग का सफ़र आपका कैसा रहा? ट्रेनिंग के दौरान की कोई ऐसी खास याद जो आपको आज भी मुस्कुराहट ले आती है आपके चेहरे पर? मैं मसूरी में हमारी फाउंडेशन कोर्स होता है जी। जिसमें आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस सबका साथ में होता है। तो वहाँ पहली बार गए, गांव से वहाँ गए तो वहाँ बहुत प्रतिभाशाली लोग आते थे। बहुत कोई दिल्ली से पढ़ा हुआ, कोई बॉम्बे से पढ़ा हुआ, कोई चेन्नई से पढ़ा हुआ, तो उनके साथ इंटरेक्शन करने का अवसर मिलता था खूब, और काफ़ी फॉर्मल से रहते थे। तो शुरू के सप्ताह भर सारे फॉर्मल रहते थे, लेकिन जब बाद में जब मित्रता होती थी तो लगता था कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, कोई ऐसा कोई अलग कोई विचित्र नहीं है। तो वहाँ की मुझे एक मुझे घटना याद है कि वहाँ लास्ट में एक फोक प्रोग्राम होता था जिसमें हर राज्य के जो ऑफिसर्स होते थे वो अपना अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते थे। तो हमने भी एक राजस्थानी फोक गीत हमने प्रस्तुत किया। हमारे राजस्थान के और हमारे साथी थे। किसो गाणो सा? हाँ सा गाणो किसो? गाणो होसा तो सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, हाँ मीठा मोरारी। तो और हमें इस गाने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। होना ही हो सही। तो मीठा आप गायो भी हो तो आ तो बिल्कुल कह सकेगा आप, सरस्वती भी कंठ में विराजे आप रहे, बहुत बड़ी बात है सर। और फोक रे साथ साथ एकदम धरती धोरारी आप बात कर दी, तो और एक सवाल जानना चाहवा कि आप जिनटे मंसूरी में तैयारी करी, वर्दी पहन ली, बन गया आप आईपीएस ऑफिसर, पाछा जद खारे कंगारी तरफ आया, मारवाड़ी तरफ आया, तो वे लोग मानी आंखें में कई आप प्रति रुख हो, वो कैडो स्वागत रो पल हो, वे सब चीज़ें आप जाननी चाहवा। पहली बात तो हमारा सिलेक्शन हुआ, जने गांव में कोई हमारा मित्र लोग टेलीग्राम भेजो वे के सिलेक्शन हुआ। तो गांव में ज़्यादातर लोग बिलीव नहीं कर पाया कि भाई कोई आईपीएस भी बन सके। तो उठे गांव में मैसेज ऑइस करियो एसपी ऑफिस में नौकरी लाग गई थी। तो मैं मसूरी से अपनी ट्रेनिंग करके जब मैं गया, गाँव गया पहली बार, 4 महीने की हमारी मसूरी की ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेन से हम गोटन उतरते थे, और गोटन से मेरा घर 10.5 किलोमीटर पड़ता है। तो वो हमेशा हम पैदल जाते थे, उस टाइम कोई साधन नहीं होता, तो सुबह 5 बजे उतरते थे ट्रेन से। 10 किलोमीटर पैदल चलते थे? हाँ, और करीब 1.5 घंटे में पहुंच जाते थे। तो मैं पहुंचा, मेरे पास बड़ी अटैची थी क्योंकि पहली बार नौकरी के बाद पहली तनख्वाह मिली, कुछ थोड़ा थोड़ा सबके लिए। तो मैं घर गया, सुबह जल्दी पहुँचा और जाके मैंने दरवाज़ा खुलवाया। तो मेरी मदर थी, मेरे बड़े भाई साहब थे, भाभी जी, सिस्टर्स वगैरह। तो उन्होंने मेरे से पहला सवाल ही पूछा कि थारी नौकरी लाग गई एंड तू पैदल आया है गोटन? तो मैंने उनको ये बताया कि भाई आते रहे पैदल, तो कोई नई बात नहीं है, और इस तरह से तो सबको अच्छा लगा, गांव में भी सबको अच्छा लगा। और मैं सोचता हूँ कि जीवन में
3 व्यक्तित्व हैं जिनका मेरे पर हमेशा, वैसे तो हमेशा हर दिन सीखने का दिन होता है, हर दिन कुछ न कुछ किसी से भी सीखा जा सकता है, एक छोटे साधारण से लगने वाले व्यक्ति से, बिल्कुल। बट 3 ऐसे हैं जिनका मेरे पर बहुत असर उनके व्यक्तित्व का था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेरे पिताजी हैं, वो एक बहुत संत पुरुष थे और वो जल्दी चले गए। मैं 17 साल का था, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। बट वो उनको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ याद थी और वो बड़े सरल हृदय और एकदम सामान्य, बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व थे। दूसरा, हम एक खेड़ापा एक जगह है हमारे गांव से 60 किलोमीटर दूर, राम से नहीं संप्रदाय वहाँ पर है, जहाँ पर राम जी को याद करते हैं और वहाँ सारी संस्कारों से संबंधित और निष्ठा और समर्पण की एक ऐसी वो सीख बिना कुछ कहे दे देते हैं वहाँ के उदाहरण से, उनका बहुत असर रहा। और तीसरा, मैं जब छात्र था तभी से ही स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ, तो उनको मैं बहुत अपना एक रियल हीरो मैं शुरू से मानता था। तो उनकी प्रेरणा से मुझे लगता है कि कहीं जहाँ पर भी रास्ते में कहीं कोई रुकावट आती थी तो मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद से मेरी रुकावटें दूर होती रही। जी, तो पहली आपकी जो पोस्टिंग थी वो आपको कहाँ मिली और वो अनुभव कैसा था जब पहली बार नौकरी लगती है और नौकरी लग के हम फर्स्ट अपनी जो पोस्टिंग है, जो जॉइनिंग है, वहाँ पर जाते हैं, एक अलग माहौल में जाते हैं, एक नई जगह पर जाते हैं, तो वो अनुभव कैसा था आपका? देखिए, हमारी ट्रेनिंग मसूरी में हुई, फिर हैदराबाद में हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है करीब साल भर की, जिसमें पहली बार हमको वर्दी पहनने को मिलता है। हमारा नाप लेके वर्दी वहाँ पहनाई जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जब फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए तो मेरी सबसे पहले पोस्टिंग जयपुर में हुई। अच्छा। और मैं जयपुर में आया यहाँ पर और कुछ हमारे साथी लोग जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते थे उनसे भेंट हुई। वो समय बहुत चुनौतियों भरा समय था, जब ये राम जन्मभूमि से संबंधित आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह पर सांप्रदायिक तनाव हो रहे थे। तो उन परिस्थितियों में, उन विकट परिस्थितियों में यहाँ पर काम करने का अवसर मिला और ऑलमोस्ट रोजाना कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसमें कि कभी कहीं कोई कर्फ्यू लग रहा है, कभी कहीं फायरिंग हो रही है। तो वो एक प्रशिक्षणार्थी होते हुए भी वहाँ पर फील्ड में सीखने का अवसर मिला। बहुत अच्छे ऑफिसर्स मिले। एएस गिल साहब जो थे हमारे, डीआईजी थे, जो जयपुर रेंज के डीआईजी थे, एचएन मीना साहब हमारे एसपी थे, तो उनसे सीखने को मिलता था। और उस समय की जो कंटेम्परेरी जो चैलेंजेस थे वो इस तरह के थे कि हमारे बैच के सभी लोगों को थोड़े समय में ज़्यादा सीखने को मिला। जी। और साथ ही साथ आप सब जिला में सा प्रमुख रूप रिया, लगभग राजस्थान सब जिला में आप मुखिया बनने संभालियो। लेकिन जब गुलाबी नगरी रमाइने पहला कमिश्नर के रूप में आप नियुक्त होया, बाद जिन टाइम आप ने लेटर आयो, वह खुशी कैडी हो और बाद में कितना बड़ो चैलेंज हो, आप पहलो व्यक्ति आप ही अब सब उदाहरण देता, तो वो समय कैडो हो सर? वो बहुत आशीर्वाद रो समय हो। मैं पहली आईजी रेंज हो अटे, तो जयपुर रे आसपास री व्यवस्था हमारे देखियोड़ी ही, ट्रेनिंग में भी अट रियोड़ो हो, एसपी भी रियोड़ो हो, तो मैंने जयपुर रा आसपास री खूब अच्छी जानकारी ही अटारा, संपर्क भी हाँ सब लोगों जमीन रे जुड़े वाला लोगों। तो मुझे याद है वो 1 जनवरी का दिन था और 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। अरे वाह। तो ये सुनते ही मेरे पे श्री राधा गोविंद देव जी की बहुत ही कृपा है। तो मैं परिवार सहित, तो मित्रों सहित वहाँ गया, वहाँ जा कर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और वो एक ऐसा समय था जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने का हमारे मन में था कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो होती है और कमिश्नरेट की जो नई आधुनिक पुलिसिंग है, तो वो किस तरह से की जाए। तो उसको उस समय को हमने प्रयास किया कि वो अच्छे से निकले, हमारी पूरी टीम ने। और उसका जो मुख्य हमने आधार रखा वो ये रखा कि जनता को, हम कमिश्नर बन गए, हमको पावर्स मिल गए, हम कुछ भी हो गया वो ठीक है, लेकिन आम जनता को क्या मिले। तो हमने प्रयास किया कि हम जनप्रिय पुलिसिंग करें, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करें और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जाके सुने। तो हर थाने पे हम जन संवाद के कार्यक्रम करते थे, जो
100 पे जो लोग कॉल करते हैं उनको हम सही से बात करते थे, हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग कराते थे कैसे उनसे इंटरेक्ट करना है। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपने बहुत जटिल परिस्थितियों में भी काम किया है, आप सीमाई क्षेत्रों पर भी रहे, इसके साथ ही आतंकवाद जैसी परिस्थितियों में भी आपने काम किया। तो आपके पूरे करियर में ऐसी कौन सी चुनौती थी जो आपको सबसे कठिन लगी, जिसमें आपको लगा हो कि इससे पार होना बहुत एक मुश्किल वक्त है ये और बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति को हैंडल करना? तो वो कौन सा पल था? देखिए, मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे विभिन्न तरह के आयामों को देखने का अवसर मिला। जी। जब मैं पहले एक प्रोबेशनर के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव वाला स्थिति देखता था तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है जब हमारे ही शहर के लोग जो हमेशा साधारणतया साथ रहते हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो रहे हैं। तो उस समय लगता था कि वो बहुत विकट परिस्थिति है जब लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो रहे हैं। उसके बाद जब सीमावर्ती इलाकों पे में काम करते थे तो जो सीमा पार से जो आतंकवादी उग्रवादी हथियार बेचते थे, तस्करी का सामान बेचते थे, तो ये लगता था कि उनको पकड़ना और उनकी गुरिल्ला जो टेक्निक होती थी उसको पकड़ना वो शायद मुश्किल है। फिर गंगानगर में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जाने का अवसर मिला तो वहाँ पर आम जनता का सहयोग लेना एक मुश्किल चुनौती था, खूब बाद में हमें खूब मिला। तो इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना कि उनके अपने अधिकार हैं, वो अगर कोई तकलीफ हो तो आए सामने, वो बहुत हिचकिचाते हैं, बाहर सामने नहीं आते। तो वो एक चुनौती इसी रही। शहर में देखा जब शहरी पुलिसिंग में कि महिलाएं बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको किस तरह से हम 24/7 अच्छी सी प्रोटेक्शन की भावना दे सकते हैं जी। तो अलग अलग समय पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काम करने का अवसर मिला तो वहाँ बहुत जटिल केसेस भी मिले, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेफर्ड, हाई कोर्ट के द्वारा रेफर्ड। तो लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि एक अच्छी टीम होने के कारण, जो हमारे साथी लोग थे उनकी मेहनत के कारण, आम जन का भरपूर सहयोग मिलने के कारण शायद हम सफल हो पाए जी। और उस बाद में से आप एडीजी क्राइम जिन टाइम आपने पदभार मिले और साथ साथे मोस्ट 25 पूरे देश रा आउटस्टैंडिंग जो आईपीएस अधिकारी वे में आप नाम आयो, वो क्षण कड़ो सा वाकई ही पूरी उन्हें जानकारी चाहो सर? बस ईश्वर की कृपा। मैं सोचूं कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी संगठन हो, उसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं वो उनके साथ हो जी। तो सब में राष्ट्र प्रथम की भावना होनी बहुत जरूरी है और ये भावना कोई खाली शब्दों से कहने से नहीं विकसित होती, ये स्वतः विकसित होती है और ये हमें हमारी अगली पीढ़ी में भी विकसित करनी बहुत जरूरत है कि अगर राष्ट्र है तो हम सब कुछ हैं। दूसरा, जो जिन व्यक्तियों को आपको सेवा करनी है, जो आपके सिटीजन्स हैं, उनको अवेयर करके उनको उस व्यवस्था में जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम उनसे दूर रहेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो नए युवा अधिकारी हैं वो बहुत टेक्निकली बहुत साउंड हैं, उनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन व्यक्ति सह मिलकर के जो बात जो हो पाती है, जो हम अपना संदेश पहुंचा पाते हैं, जो हम एक सुरक्षा की भावना दे पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने प्रयास किया कि हम हर परिस्थिति में एक पैदल गश्त करने का एक हमारा प्रयास था जो बाद में काफ़ी पॉपुलर हुआ, कि रोज़ हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 1.5-2 घंटे तक पैदल चलेंगे, 3-4-5 किलोमीटर रास्ते में सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हुए चलेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बुजुर्ग मिल गए तो, कोई महिलाएं मिल गई तो, कुछ गलत देखा तो वहीं पे उसको ठीक करने का प्रयास किया। तो वो एक अच्छा प्रयास रहा हमारा जी। अभी आपने जिक्र किया टीम वर्क का, और वाकई में जब हमारी टीम अच्छे से काम करती है, सब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तो कोई भी मंजिल जो है उस तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। आपने सिटीजन के साथ में पार्टिसिपेट करा, लोगों तक अपनी एक पहुंच बनाई। आमतौर पर जो पुलिस का एक भय होता है लोगों में, उसको एक तरह से आपने दूर किया। आपने बताया कि आप पैदल निकल पड़ते थे सड़कों पर लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्याएं जानने के लिए।
ऐसे में एक कुशल नेतृत्व की बहुत आवश्यकता होती है और आप एक आईपीएस अधिकारी हैं रहे हैं, तो ऐसे में आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, एक अच्छे लीडर को सबसे पहले तो अपनी टीम के साथ एक जीवंत संवाद होना चाहिए जी। खाली आप अगर उनको कोई लिख करके कोई डॉक्यूमेंट भिजवा देंगे कि आपको इनकी पालना करनी है तो उससे नहीं पार पड़ेगी। आपका उनसे जीवंत संपर्क होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। दूसरा, मैं जो शायद हो सकता है कि मैं ओल्ड स्कूल का हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि आपको यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आप खुद एक उदाहरण होकर के, मैं सबको बोलूं कि समय पे आना चाहिए और मैं लेट आऊंगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। और मैं कुछ भी नहीं कहूं और मैं 9:50 पे दफ्तर में आ जाऊं तो सारे लोग अपने आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। मैं अगर ईमानदारी से रहूं तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, और मैं भाषण दूं खाली ईमानदारी का और मैं पीठ पीछे कहीं न कहीं कुछ गलत करता रहूं, तो आपको खुद को उदाहरण के रूप में पेश होना पड़ता है। दूसरा, आपका जीवंत संवाद होना पड़ता है। और तीसरा, मैंने देखा कि समय समय पर आपका जो विजन है, आपका विजन अपने मन में है, उसकी विजन की क्लैरिटी जरूरी है आपकी टीम पे। तो हम समय समय पर हमारी पूरी टीम को इकट्ठा करके हमारी विजन को शेयर करते थे, प्रश्न पूछते थे उनसे कि कोई आपका भी कोई इसमें सुझाव है, उनका सुझाव होता था, उसका समावेश करके, और हम प्रयास करते थे कि हम एक पेज पे हों। तो मैंने देखा कि, और कई लोग बहुत पनिशमेंट ओरिएंटेड होते हैं। मैं सोचता हूं कि अगर कोई विवेचना करेगा तो सबसे कम दंड देने वाले अधिकारियों में शायद मैं शामिल होऊंगा। मैंने बहुत कम लोगों को कोई दंड सिर्फ उन्हीं को दिया जो भ्रष्ट आचरण करते हुए पकड़े गए या जो बहुत ही गलत आचरण करते हुए पकड़े गए। अन्यथा हमने छोटी छोटी बातों पर समझाने का प्रयास किया, उनको डांट लगा दी, लेकिन लिखित में उनको कोई ज़्यादा जी। तो मैंने देखा कि लोग कईयों के बारे में ये बोलते थे कि ये एक कमज़ोर व्यक्ति है, उनसे भी खूब अच्छा परिणाम मिला जी। क्या बात है। और अनीशा जी, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम मुखातिब हो रहे हैं राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड बीएल सोनी सर से। उनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और अब वो जानते हैं कि जब आपने पूरे आईडीजी क्राइम रहते हुए क्राइम के बारे में आपने लोगों से मिलजुल कर एक नई पद्धति से उनसे संवाद स्थापित किया, लेकिन फिर आपको जिम्मेदारी मिली जिसमें सभी महकमे आ जाते हैं। आप वाला महकमा भी शामिल था भ्रष्टाचार के खिलाफ, एसीबी के जब आप मुखिया बने, वो पल कैसा था? बहुत सारी नई चीज़ें आपके मन में थी जब आपको ये पदभार मिला, तब क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मेरे को पहले इस तरह की परसेप्शन थी कि एसीबी में नेगेटिव काम है, लोगों को अपने ही साथियों को पकड़ना पड़ता है, तो थोड़ी हिचक थी मेरे मन में। लेकिन जब एक बार आपका पदस्थापन हो गया, एक बार आपको जिस क्षेत्र में आपको सरकार ने भेज दिया, तो उसके बाद तो आपको उस महकमे के लिए काम करना है। तो हमने ये प्रयास किया कि हम आम जन को बहुत अवेयर करें। तो हमने एक हेल्पलाइन पहले थी, जो पहले सुसुप्त अवस्था में थी, उसको हमने एक्टिवेट किया 1064। फिर आम जनता से ही एक सुझाव आया कि साहब इसकी जो हेल्पलाइन है, इस पे एक व्हाट्सएप की हेल्पलाइन भी शुरू करो, क्योंकि व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सेफ कम्युनिकेशन है। तो हमने एक नया नंबर लेके व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन शुरू की, एक लैंडलाइन में भी हेल्पलाइन शुरू की। फिर हमने कुछ दिनों में देखा कि हेल्पलाइन तो शुरू हो गई, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन हम जितना होना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ जो लगे हुए स्टाफ थे उनमें थोड़ी मोटिवेशन की कमी थी, तो हमने उनको चेंज किया। जो मोटिवेटेड लोग थे उनको लगाया कि आप उन बातों को सुने। तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी ज़्यादा सूचनाएं हमारे पास आने लग गई, लोग बताने लग गए कि यहाँ ये भ्रष्टाचार है, ये व्यक्ति पैसे मांग रहा है। हमने बस उनसे यही कहा था कि कोई भी अगर आपसे रिश्वत मांगे, आपको कोई घबराने की, कोई कुछ करने की, कुछ किसी के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। बस आप तो 1064 पे कॉल करिए, या ये व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल करिए, उसके बाद एसीबी आपके द्वार पे आएगी। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, एसीबी आपके द्वार। आप बस एक सूचना दो और एसीबी फिर हम वहाँ जाके उनसे पूछते। एक प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन करने का कि डिमांड। तो उसके बाद ऐसी स्थिति आई कि बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ लोग आने लग गए कि हमसे पैसे मांगे गए। तो उस रिश्वत मांगने के जो ट्रैप के प्रकरण हैं, वो बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज हुए। फिर लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों के
अकूट संपत्ति के बारे में भी सूचना देनी शुरू करी। तो हमने डिस्प्रोपोर्शनेट आय से अधिक संपत्ति के खूब सारे प्रकरण बनाए। तो इसका पूरा श्रेय एक तो आम जन को जाता है, जिन्होंने कि हमारी बात पे विश्वास किया, जो चल के सामने आए और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करी। दूसरा, टीम के लोगों ने पूरा 24/7 लगे रहे। नॉर्मली ये होता था कि 10 से 5 का काम माना जाता था कि भाई जब थाने में पोस्टिंग नहीं है तो ऑफिस में है तो 10 से 5 का, लेकिन इसके अंदर भी लोगों ने 24 घंटे वो कॉल को सुनते थे। रात में भी कभी कोई कॉल आता कि साहब ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं, तो रात में भी टीम जाती, वेरीफाई करती और फिर एक प्रोसेस के बाद उसको सही से डिस्पोजल करती। जी, ऐसे बहुत सारे नवाचार आपने किए, जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग रही वहाँ आपने इनोवेशन को एक सबसे इम्पॉर्टेंट जगह दी। हर चीज़ में आपने नई चीज़ों को अपनाया, एक चेंज के साथ में आपने अपने आप को भी बदला, अपनी अप्रोच को भी बदला। ऐसे ही आपने राजस्थान पुलिस अकादमी को भी बदला। तो उसे देश की बेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी बनाने के लिए आपने क्या कुछ बदलाव किए, वहाँ पर क्या आपने नवाचार किया? जब मैं राजस्थान पुलिस अकादमी में निदेशक के पद पर लगा तो वहाँ थोड़े दिनों बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और मुझे लगा कि मैं एक ट्रेनी प्रोफेसर के रूप में हूँ और वहाँ बहुत युवा आते हैं, उनको प्रशिक्षण दी जाती है। तो थोड़े दिनों में मुझे ये एहसास हुआ कि जो ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे ट्रेनिंग देने वाले स्टाफ है वो थोड़ा ज़्यादा रफ भाषा यूज करते हैं। जी, उस समय ये करते थे कि भाई आपको अनुशासन सिखाने के लिए कुछ ज़्यादा सख्ती से बोलना, कुछ ऐसे गलत शब्द भी बोलना। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि हम युवा जो नए नए आ रहे हैं, बहुत टेक्निकली बड़े क्वालिफाइड और बड़े ऊर्जावान आ रहे हैं, तो उनको हम इस तरह से एक ठोकर की तरह करके, तो मैंने सारे जो हमारे स्टाफ थे उनको बुला करके उनसे बात करी कि भाई हमें एक अच्छी भाषा इस्तेमाल करनी है और सॉफ्ट भाषा, मतलब पोलाइटली बोलना है। तो उसका विरोध भी हुआ कि नहीं साहब, ट्रेनिंग में तो सख्ती होनी चाहिए, हमेशा बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए। तो मैंने कहा वो सख्ती आपके आचरण में हो लेकिन भाषा में नहीं हो। तो हमने प्रयास किया, उसमें थोड़ा समय लगा, थोड़ा विरोध भी रहा, लेकिन अल्टीमेटली एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना और जो ट्रेनीज थे उनमें भी एक अच्छी ऊर्जा का संचार हुआ। और अभी आपने नवाचार के बारे में बताया, मैंने अपने आप कोई नया नवाचार नहीं किए, कोई मेरा ऐसा कोई मेरे पास, जहाँ भी मैं गया तो वहाँ मैं, क्योंकि मैं जो लोग होते थे, चाहे ट्रेनीज हो, चाहे पब्लिक के लोग हों, चाहे एग्रीव्ड लोग हों, उनसे मैं संवाद करता था, तो उनसे मैं पूछता था कि क्या बेहतर किया जा सकता है। तो उनमें से ही कोई न कोई सुझाव देता। उन सुझावों में से कुछ सुझावों को मैंने अमल करने का प्रयास किया और वो एक अच्छे इनोवेशन साबित हुए। तो पुलिस एकेडमी में हमने उसके बाद हमने कुछ कोर्सेज और नए डिवाइस किए, फिर हमने ऑल इंडिया लेवल के कुछ कोर्सेज हमने बनाए, जिसमें कि आईपीएस ऑफिसर्स भी पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से आने लगे। अमेरिका की एंटी टेररिस्ट जो एक विधा है जिसमें कि वो ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेनिंग पहले सिर्फ राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस में होती थी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो 2 महीने भर के कोर्सेज हमको मिले। फिर एक बहुत बड़ा एक आयोजन हमने किया, पूरे भारत के जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई ट्रेनिंग, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उन सब के हेड्स का एक सम्मेलन कराया, जिसमें माननीय गृह मंत्री महोदय पधारे, केंद्रीय गृह सचिव महोदय पधारे। तो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। एक गुड जो हमारा हॉर्सेज हैं, हॉर्सेज का एक ऑल इंडिया इक्विस्टेरियन कंपटीशन करवाया। इसमें पूरे भारतवर्ष के बहुत ख्यातनाम घोड़े आए और बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो इन सब से हमारी एकेडमी है वो एक स्थानीय लेवल से राष्ट्रीय लेवल पर उसकी पहचान बनी। और उसके बाद में 2015-16 में भारत सरकार ने एक पूरा सिस्टम बनाया था, जिसमें इंस्पेक्शन के लिए भारत सरकार की टीमें आती थी। वो टीमें यहाँ आई और मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि हमारी टीम ने, राजस्थान पुलिस अकादमी के सारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की और भारत की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग एकेडमी के रूप में हमको पुरस्कार मिला। क्या बात है, आपने बहुत सारे नवाचार किए, हालांकि आप उसका श्रेय नहीं लेते, लेकिन कई सारे नवाचार आपके कार्यकाल के दौरान ही सामने आए। और उसमें से एक नवाचार याद आता है, एसीबी में जब आप थे तब आपने व्यापारियों से सामंजस्य के लिए कुछ मैसेज की व्यवस्था की थी। वो क्या थी? वो बहुत अच्छी प्रचलित भी हुई थी और कारगर भी सिद्ध हुई थी। हमने यहाँ पर जो चैम्बर भवन है, वहाँ पर यहाँ के सारे व्यापारियों को बुला करके,
क्योंकि जो बड़ा करप्शन है वो छोटे लेवल पे करप्शन जो होता है छोटे कर्मचारियों का, वो सामान्य जो लोग हैं उनसे मांगते हैं। व्यापारियों से बड़ी रिश्वत नॉर्मली मांगी जाती है। तो हमने उनको इकट्ठा करके उनसे हमने बात की, तो उन्होंने कहा साहब हम क्यों सूचना दें, हमारा व्यापार प्रभावित हो जाएगा, हमको बहुत तंग करेंगे। तो हमारा काफ़ी लंबा बात चली और हमने उन सब को मैसेज दिए, कुछ ऑडियो मैसेज, कुछ वीडियो मैसेज। तो एक दो लोग जो हमारे साथ आए थे और जिन्होंने पकड़वाया था, उनके कुछ पेंडिंग काम थे जो अटके हुए थे, वो हमने सरकार से बात करके कराया और एक व्यवस्था सुनिश्चित करी जिसमें कि जो राजस्थान के गृह सचिव महोदय हैं उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है और जो लोग एसीबी के पास आते हैं कोई भी कंप्लेंट लेकर के, उनके जो वाजिब पेंडिंग काम है उनको समय पर कराने की व्यवस्था हमने बनाई। तो उसकी रेगुलर मीटिंग होती है और बाकायदा देखा जाता है कि जिन लोगों ने एसीबी में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ का रिपोर्ट दी है उनका वाजिब काम हो। तो जब लोगों के वाजिब काम होने लगे तो व्यापारी बड़ी संख्या में आने लगे और फिर हमने इस तरह का एक वीडियो और ऑडियो ड्राइवर कम्युनिटी के में भी हमने डाला था, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं ट्रकों के, बसों के, उनको भी सड़कों पे रोक के और जो लोक सेवक, भ्रष्ट लोक सेवक हैं उनसे बंदी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत सारे जो परिवहन से संबंधित अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी, वो पकड़े गए। जी, इसके साथ ही आप डीजी जेल भी रहे, तो वहाँ रहते हुए आपने क्या बदलाव महसूस करे, क्या कुछ आपने नया किया वहाँ पर? मेरे को वहाँ थोड़ा अनुभव मिला, बट बहुत ही खूबसूरत अनुभव मिला। मैं वहाँ गया, मैंने जाते ही सारी जेलों में मैंने भ्रमण किया, मैंने वहाँ जो रहने वाले जो कैदी हैं उनसे इनमेट्स बोलते हैं, उनसे मैंने बात करी। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े प्रतिभाशाली हैं, वो किसी कारण से जेल में पहुँच गए। तो मैंने हमारे अधिकारियों को ये कहा कि जब उनके बारे में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी बात करते हैं, उन्होंने क्या अपराध किया है जिसकी वजह से तो ये जेल में है, तो हमें उसको छोड़ करके उनमें क्या विधाएं हैं ये जानने का प्रयास करें। तो मैंने एक 15 दिन का टाइम दिया और सारे अधिकारियों को बोला कि हर कैदी से बात करो और पूछो कि वो क्या जानता है। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी प्रतिभाएं थी वहाँ पर। हमने उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स कराए, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स मिले हमको, बहुत अच्छे पेंटर्स मिले जिन्होंने खूब पेंटिंग्स बनाई। जेल में यहाँ पर इतने सारे मैसन वर्क करने वाले मिले कि हमारी जेल में कुछ रिपेयर करना था और बजट नहीं मिल रहा था हमको, तो हमने कुछ संसाधन स्थानीय तौर पर अरेंज किए और सीमेंट वगैरह, और उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से सारा रिपेयर वर्क किया, पेंट किया, पेंटिंग्स बनाई और भी बहुत सारी विधाओं में ऐसे ऐसे हमको मिले लोग जो बहुत। कुछ लोगों ने किताबें मांगी तो हमने कुछ एनजीओ से करके और किताबें, तो उन्होंने उन किताबों को पढ़ के और अपने साथी कैदियों को उन किताबों का निचोड़ क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, कई सारी जो एनजीओज हैं जो अच्छी मोटिवेशनल बात करती हैं उनको ले गए। तो मुझे लगा कि वो भी एक जीवन का उनका पहलू है, उन्होंने किसी कारण से वो वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उनको एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर से दूर रख के उनको कहीं बिजी करने की जरूरत है, जिससे कि वो एक गेनफुल काम में बिजी हो सकें और एक सुधरे हुए नागरिक के रूप में बाहर निकल सकें। बिल्कुल, और बहुत सारे विधाओं की बात हो रही है निशा जी, तो आपको एक और जानकारी दे दूं कि सर ने बहुत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, उसकी लंबी फेहरिस्त है, उसके बारे में बात करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन आपने कंठ तो हमने आपका देख लिया। अब आपकी लेखनी, जो आप पोइम्स भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, कोई ऐसी आपके दिल के करीब जो कविता है जो आप साझा करना चाहे दर्शकों के साथ? ये देखिए, एक तात्कालिक सी चीज़ है जो उस समय, जैसे कोविड का समय था, तो ऐसे ही प्रयास हुआ कि हम कोरोना को हराएंगे, लोगों में थोड़ा सा भय सा था, तो मैंने एक मोटिवेशनल एक कविता लिखी थी कि हम कोरोना को हराएंगे, हम मिलकर करेंगे, और इस तरह से करके हमने लिखा। फिर जब कोरोना चला गया और एक दिन मैं बैठा था, तो मैं ये सोचता था कि कोरोना एक ऐसा बहुत बड़ा एक लेसन है हमारी ज़िंदगी में। जब पूरी दुनिया को थाम दिया इन्होंने, कितने ही हम टेक्निकली एडवांस हो गए, लेकिन हम सब घरों के अंदर कैद हो गए, बहुत निकलना हमारा दूभर हो गया। तो शायद मुझे लगा कि लोग प्रकृति से सीखेंगे और ज़्यादा
जो मिठास जीवन में है वो होगा। तो मैंने उसके बाद एक कविता लिखी कि पौधों में ज़्यादा ताज़ापन आ गया है, हरापन ज़्यादा आ गया है, और पक्षियों में ज़्यादा चहचहाने का आ गया है। मौसम देखिए पहले कितना ऐसा रहता था, अब कितना खुलकर सुंदर वातावरण हो गया है। लेकिन इंसान जो है उसमें जो आदमीपन, मैंने ये लिखा था, आदमीपन जितना सुधरना चाहिए था शायद उतना नहीं सुधरा। ये एक टीस मुझे लगी, तो मैंने एक उस पर कविता लिखी। इस तरह से हमें समय समय पर कभी पर्यावरण पे, कभी बहनों बेटियों की सुरक्षा पे मैं कुछ न कुछ छोटे छोटे 2 लाइनर्स लिखता रहा हूँ, बहुत विनम्रता से। बस जी, आपने कई सारी विदेश यात्राएं भी की हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स पर आपने काम किया है, तो वो आपका अनुभव कैसा रहा और आपने क्या महसूस करा कि विदेश की पुलिसिंग और हमारी भारतीय पुलिसिंग जो है उसमें क्या एक अंतर है? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बाहर जाने का खूब अवसर मिला जी। मैं पहले हवाई जहाज में भी नहीं बैठा था कभी। अच्छा। मेरी पहली हवाई यात्रा थी, वो मुझे यहाँ से टास्क मिला कि जिन्होंने जनरल वैद्या की हत्या की थी पुणे में, और उन्होंने उदयपुर में एक संगीन घटना की थी जिसमें 3 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे। तो वो उग्रवादी जाकर के और अमेरिका चला गया था और वहाँ उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसको लाने के लिए मुझे पहली बार मुझे यहाँ से आदेश मिला, तो मैं मेरी टीम के साथ यहाँ गया। तो मैं पहली बार हवाई जहाज में तभी बैठा था। अच्छा। और यहाँ से सीधा अमेरिका 28 घंटे की करीब यात्रा थी, तो उसमें जाने का अवसर मिला। उसके बाद विभिन्न ट्रेनिंग में इंटरपोल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, CBI में कई देशों में जाने का अवसर मिला। तो मैंने ये देखा कि वहाँ की जो पुलिसिंग है और भारत की पुलिसिंग है उसमें फ़र्क यह है कि हमारे यहाँ पर जो पुलिसिंग है बेसिकली वो ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड है। हम ज़्यादा आम जन से जुड़े हुए हैं। संसाधन हमारे यहाँ पर कम है, उनके पास क्योंकि संसाधन बहुत ज़्यादा है। हर एक जो टेक्निकली जो नई विधाएं आती है, जो भी नया इन्वेंशन आता है, वो शायद उनके पास ज़्यादा पहले आ जाता होगा। लेकिन जो मानवीय संवेदना का जो पहलू है वो शायद भारतीय पुलिस का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम उन परिस्थितियों को लोगों से और ज़्यादा एक संवेदना के रूप में उनको डील करते हैं। और वहाँ पर मैंने देखा कि ज़्यादा मिलिटराइज्ड पुलिसिंग है, जो ज़्यादा रेजिमेंटेड पुलिसिंग है। लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ से अच्छी सीखने को मिली कि वो अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही इस तरीके से करते हैं, बहुत उसको अच्छी विधा के साथ संपन्न करते हैं। दूसरा, वो अपने ऑफिसर्स का जो ख्याल करते हैं, उनका जो वेलफेयर है वो बहुत उच्च कोटि का करते हैं जी। बाकी भारतीय पुलिस संवेदनाओं को देखा जाए, टीम भावनाओं को देखा जाए, जनता से जुड़ाव को देखा जाए, तो मैं सोचता हूँ कि हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुलिस हैं। क्या बात है। और आपने ये बात विदेश में जाकर महसूस की कि हम वो मशीनों से भले ही आगे हैं लेकिन संवेदनाओं में हम आगे हैं, और हमें इसी बात पर हमें हमारी पुलिस पर गर्व है। और एक और बात जहन में आती है कि जब बहुत सारे पदों पर रहते हुए आपने लगभग सारे पुलिस विभाग के जितने महत्वपूर्ण पद है उस पर आपने काम किया, और जब रिटायरमेंट का समय आया तब आपने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि कोई ओल्ड एज होम स्थापना करनी या वरिष्ठ लोगों के साथ बैठना है। आपने युवा जागृति मंच बनाया, तो ये आगे फिर सपनों की दिशा अब किस तरफ जा रही है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे देश को या किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने में, और जो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो वैल्यूज़ हैं हमारी, राष्ट्र प्रथम को रख करके, वो हमारे युवा हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। युवाओं में एक तो असीमित ऊर्जा होती है, अनलिमिटेड एनर्जी, खूब एनर्जी उनमें होती है। और अभी का जो युवा है उनमें एक जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़बरदस्त, वो दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सब है। तो उनको अगर हम एक सही दिशा दे दें, उनको अगर हम सही से उनको बता दें कि उनकी इस अनलिमिटेड एनर्जी को पॉजिटिविटी से वो अगर काम में लें तो वो एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। मैं स्कूल्स कॉलेजेस में खूब जाता हूँ, तो बच्चे कई पूछते हैं कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या, तो मैं यही उनको बताता हूँ कि आप चलते रहें, सारा सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी किसी स्पीड ब्रेकर से टकराते हैं, आप कहीं भी
गिर जाते हैं, कहीं खड्डे में गिर जाते हैं, कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं, उस समय आपकी पॉजिटिविटी की परीक्षा होती है कि उस समय आप झाड़ के खड़े होके और आगे चलते बने। इस अनुसंधान में नहीं लगे कि किसने गिरा दिया। कई सारे लोग उसी में, अरे मर गया, मैं कहाँ गिरा दिया, मुझे किसने गिरा दिया। तो मैं उनको ये कहता हूं कि किसने गिरा दिया, कैसे गिरे, इसको अभी भूल जाओ, अभी तो उठ के खड़े होके आगे चलो। तो विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य है। तो ये मैं प्रयास करता हूं कि वो इसमें रखें, इसमें ये चले। कई बच्चे पूछते हैं कि सफलता की शॉर्टकट क्या है, तो मैं उनको ये कहता हूं कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। सफलता की एक ही कुंजी है कि मेहनत करो, पूरे जोश से करो, सकारात्मकता से करो और परिणाम को भूल जाओ। जो अगर आपको कोई अच्छा मिल रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, उसको सेलिब्रेट करो। अगर पूरे प्रयास के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ये मान के चलो कि वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं था, हो सकता है उसमें कोई डिजास्टर होना था। तो आप, और कहीं कोई रास्ता बंद नहीं होता, कहीं अगर रास्ता कहीं रुकता है तो दूसरा कहीं कहीं कोई गली, कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। तो हमेशा प्रयासरत रहो, किसी दिन मंजिल मिलेगी जरूर। और असफलता कोई चीज नहीं है, वो एक सीढ़ी है। आपने कोई प्रयास किया और आपको इतना ऊंचा जाना था और आप यहां तक जा पाए, तो आपको आगे इतनी सी दूरी क्रॉस करनी है, तो आप उसमें लगे रहें। और अगली बार, और कई बार हमको ऐसा लगता है कि अरे मैं थोड़ा सा और प्रयास करता तो शायद मैं उस मंजिल को छू जाता। तो प्रयास पूरा करें, पूरा मन से करें और एकाग्रता से के साथ कर रहे हैं। अभी की जो जनरेशन में मैं देखता हूं थोड़ी एकाग्रता की कमी है, शायद मोबाइल या इंटरनेट उसकी वजह से थोड़ा सा भटकन है, बट थोड़ी सी अगर उनमें फोकस हो जाए तो दे कैन डू वंडर्स। बिल्कुल, और बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हो गई। अनिशा जी, आप एक चीज मिस कर रहे होंगे, जब सर ने एक गाना गाया था आपने गले सो, जो राजस्थानी गीत सुनिए हो, एक और कोई ऐरो आपने जो दिल के करीब है, वे पंक्ति अगर आप गुनगुना दो तो और अच्छा लगता है। जो गाना आप हमेशा सुनते हो, जो आपको मोटिवेट करता हो, अच्छा महसूस करवाता हो, ऐसा कोई गीत? प्रयास करता हूं। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अस्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। और आपके जीवन से भी हम यही सीखते हैं, यही मूल्य हमने सीखे हैं कि एक फूल की तरह हर ओर अपने व्यक्तित्व से हम खुशबू फैलाते चलें और सब में एक बेहतर हम देखना अगर चाहेंगे तो हम इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को एक बहुत खूबसूरत जगह बना पाएंगे। तो आज हम मुखातिब हुए BL सोनी साहब के साथ और जाने इनके जीवन के कुछ ऐसे अनुभव जो हमें भी बहुत मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं। तो विक्रम जी, अब समय का इशारा ये है कि हमें विदा लेनी होगी अपने दोस्तों से। बिल्कुल, और समय का इशारा तो है लेकिन मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी आपसे रोचक बातें, और अब इतने अच्छे कंठ से आपने गाना भी सुना दिया। तो अब जाते जाते आपको एक बहुत अच्छा एक लोकगीत, जैसे आप यहाँ पधारे मुख्य हमारे अतिथि बनकर, तो पधारो हमारे देश के साथ, इस कार्यक्रम को हम छोड़ जाते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।